नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सपोर्टिंग एजुकेशन एग्ज़ाम में। दोस्तों, आप सभी लोग उम्मीद करता हूं कि बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम सीडीपी को कंप्लीट तरीके से निपटाने वाले हैं। इसमें हम जो है 30 क्वेश्चन जो है और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आज की क्लास में हम देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आपका महा रिवीजन होगा, है ना। जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको महा रिवीजन में भाग लेना है और आपको लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 30 क्वेश्चन करेंगे, है ना। और यहाँ से आपके सीटेट के लिए बहुत सारे जो है क्वेश्चन सीटेट में डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो चलिएगा बिना किसी देरी के बढ़ते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आप सभी लोग क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें और अपने जो मित्र हैं, है ना, जो आपके जो साथ में सीटेट पेपर देने वाले हैं, उनको भी आप ये क्लास शेयर कर सकते हैं। चलिएगा अब हम जो है क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। सबसे पहले हम प्याजे से क्वेश्चन लिए हुए हैं। देखते हैं क्या कहता है कि प्याजे के अनुसार बच्चे सीखने में क्या करते हैं। सीखने में आपको ध्यान से यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे निष्क्रिय होते हैं, सक्रिय होते हैं, या केवल शिक्षक पर निर्भर होते हैं, केवल अनुकरण करते हैं। तो आपको कभी भी केवल वाले ऑप्शन जो है, यहाँ पे कीवर्ड भी बताता जाऊंगा मैं, आप ध्यान से सुनते जाइएगा। यहाँ पे जो है केवल ऑप्शन जो भी हो वो नेगेटिव होते हैं। सीटेट पेपर यदि दे रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है निष्क्रिय बालक को कभी नहीं मानना, इसलिए आप यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन निकल के आएगा सक्रिय भूमिका निभाते हैं ना। तो सीखने में बालक की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक है ना। चलिएगा ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने ख़त्म कर दिया और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा अगला सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की पहली अवस्था कौन सी है। तो यहाँ पे आपको चारों अवस्थाएं ध्यान रखना है। तो इनकी जो है पहली जो अवस्था होती है वो संवेदी गामक होती है, जो 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है, ठीक है ना। 0 से लेके 2 वर्ष तक होती है, आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद होती है पूर्व संक्रियात्मक, जो 2 से 6 वर्ष होती है ना। और मूर्त संक्रियात्मक 6 से 12 होती है। औपचारिक संक्रियात्मक 12 से ऊपर होती है, ठीक है ना। तो सभी को आपको ध्यान रखना है। तो इनकी जो है पहली अवस्था क्या हो जाएगी, संवेदी गामक हो जाएगी। यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा सी चला जाएगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पियाजे की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है। तो यहाँ पे आपको प्रमुख विशेषता बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है क्या विशेषता पाई जाती है। क्या अमूर्त चिंतन पाया जाता है, अहम केंद्रिता, वैज्ञानिक चिंतन या तार्किक निष्कर्ष। तो आपको यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा अहम केंद्रित का भाव पाया जाता है, ठीक है ना, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। अमूर्त चिंतन पाया जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, स्कीमा की अवधारणा मुख्य रूप से किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है स्कीमा शब्द किसने दिया है। तो यहाँ पे जीन पियाजे ने दिया है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने जीन पियाजे से क्वेश्चन कर लिए, ठीक है। चलिएगा अब हम देखते हैं वाइगोत्स्की से क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है। तो मैंने आपको बार बार बताया है सामाजिक अंतःक्रिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिएगा यहाँ पे केवल हो जाएंगे, केवल तो ये नेगेटिव है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। जल्दी जल्दी क्वेश्चन अपन देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ZPD का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है ZPD का, ठीक है ना। फिर यहाँ पे आपको देखना है क्या इसके फोल्डिंग का क्या अर्थ है। तो इसके फोल्डिंग का मतलब होता है बच्चे को दंड देना, सीखने में अस्थायी सहायता देना, बच्चों को अकेला छोड़ना, केवल परीक्षा लेना। तो यहाँ पे हमारा जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सीखने में अस्थायी सहायता, है ना। बालक को कहीं भी सीखने में दिक्कत आ गई तो वहाँ पे हम जो है थोड़ी सा सहायता जो है बालक की कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी को इसके फोल्डिंग बोलते हैं। आइएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है कोहल वर्ग का सिद्धांत मुख्य रूप से किस विकास से संबंधित है। तो नैतिक विकास से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। भाषा विकास की जब भी बात आएगी तो नोम चॉम्स्की का नाम आएगा, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है, कोहल वर्ग से है। अगला क्वेश्चन कहता है कि कोहल वर्ग की नैतिक विकास की कितनी व्यापक अवस्थाएं हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 3 अवस्थाओं में इन्होंने जो है विकास को बांटा हुआ है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कहता है अच्छा बच्चा अभिविन्यास किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारा परंपरागत स्तर से संबंधित है, अच्छा बनने की इच्छा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परंपरागत स्तर, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बुद्धि का पहला व्यवस्थित बुद्धि परीक्षण किसने किया था। तो आपको ध्यान रखना है सबसे जो है व्यवस्थित बुद्धि परीक्षण किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है बेने ने किया था, ठीक है ना। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसलिए हम फटाफट से क्वेश्चन को देखने वाले हैं। क्या कहता है 12वां क्वेश्चन कहता है गार्डनर का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है गार्डनर का सिद्धांत जो है किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा बहुबुद्धि के सिद्धांत से, ठीक है ना। चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों की सीखने की क्षमता का प्रभाव पड़ता है केवल आनुवांशिकता का, केवल वातावरण का, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों का, केवल विद्यालय का। तो जहाँ पे भी केवल शब्द हो उसको अपन को निगेटिव कर देना है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इसलिए राइट ऑप्शन हमारा निकल के आएगा कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों की बराबर भूमिका होती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों की बराबर भूमिका होती है, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बाल केंद्रित शिक्षक में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो केवल क्या होती है, मार्गदर्शन की भूमिका होती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखते हुए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना है, नहीं एक ही तरीके से किसी भी बालक को नहीं पढ़ाना, बच्चों की विविध आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण करना है। यहीं पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा कमजोर बच्चों को अलग कर देना, किसी भी बालक को अलग नहीं करना। और यहाँ पे केवल हो जाएगा तो इसलिए ये भी नेगेटिव चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपको आवश्यकता के अनुसार जो है शिक्षण कार्य करना है, जिस प्रकार से बालक को आवश्यकता है उसी हिसाब से आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन बी चला जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो केवल दिव्यांग बच्चों को पढ़ाना, बिल्कुल नहीं, सभी बच्चों को एक साथ सीखने का अवसर देना, यही पे राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा, है ना। यानी बालक को, सभी को, चाहे वो किसी भी प्रकार का बालक हो, सभी को एक साथ सीखने के अवसर देना, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है डिसलेक्सिया, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो डिसलेक्सिया इसे आपको ध्यान रखना है किससे संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है, पढ़ने में कठिनाई से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है डिस्ग्राफिया जो है मुख्यतः किससे संबंधित है। तो ये डिस्ग्राफिया जो है लेखन से संबंधित विकार है, ठीक है ना। अधिगम विकार से क्वेश्चन आते ही हैं। अगला देखते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसका क्या है, केवल अंतिम अंक देना, गलत बात, सीखने में सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रचनात्मक आकलन कब किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है फॉर्मेटिव आकलन जो है कब किया जाता है। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाता है, जब हम बालक को पढ़ा रहे होते हैं उसी प्रकार हम जो है उसी समय हम आकलन करते हैं, यही कहलाता है रचनात्मक आकलन, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बच्चों की गलतियों को शिक्षक को किस रूप में देखना चाहिए, असफलता के रूप में, सीखने की प्रक्रिया के रूप में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अधिगम सीखने के जो है महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, इसलिए अधिगम को गलतियों को नेगेटिव नहीं सीखना है, सॉरी यहाँ पे गलतियों को अपन को नेगेटिव नहीं लेना है, ठीक है ना। चलिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किस पर विशेष जोर देता है, आकलन, अवलोकन और अनुकरण पर, केवल दंड पर, केवल परिपक्वता पर, केवल जैविक विकास पर। तो यहाँ पे देखिएगा केवल शब्द है, केवल शब्द है, केवल शब्द है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है बंडूरा का जो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है ये अवलोकन और अनुकरण पर आधारित है, ठीक है ना। इसलिए आपको ध्यान रखना, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम किससे संबंधित है, अधिगम से, नैतिक विकास से, भाषा विकास से, शारीरिक विकास से। तो यहाँ पे जो है जो प्रभाव का नियम है ये सीखने यानी अधिगम से संबंधित है, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जो 3 नियम है मुख्य नियम के अंतर्गत, ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि स्किनर का सिद्धांत मुख्यतः किससे संबंधित है। तो यहाँ पे
प्रचालन अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, बहुबुद्धि। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है स्किनर का जो सिद्धांत है ये किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा प्रचालन अनुबंधन के सिद्धांत से संबंधित है। ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि बालक की भाषा और चिंतन के संबंध में वाइगोत्स्की ने किस पर जोर दिया है। तो जहाँ पे भी वाइगोत्स्की की बात आएगी आपको सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ ये याद रखना है। ठीक है ना, समाज की बात होगी, केवल अनुवांशिकता नहीं, केवल अनुकरण नहीं और पुरस्कार भी नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बच्चों में लिंग पूर्वाग्रह को कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। लड़के और लड़कियों को अलग अलग कार्य देने से ये तो और बढ़ाएगा, है ना, हमको कम करना है। समान अवसर देनी चाहिए ताकि ये जो है जो पुरानी चीज़ें चली आ रही हैं वो यहाँ पे समाप्त हो सके। ठीक है ना, तो किसी भी प्रकार का हमको भेदभाव नहीं करना है, सभी को समान अवसर देना है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखेंगे, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा क्या करता है, ज्ञान के स्वयं निर्माता होते हैं, ये ध्यान रखना है। रचनावादी जो दृष्टिकोण है ये मानता है कि जो बालक होता है वो ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी केवल मिल रहा है, केवल इसको नेगेटिव माने। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, यदि बच्चा किसी समस्या को अपने स्तर पर हल नहीं कर पाता लेकिन वह शिक्षक की थोड़ी सहायता से हल कर लेता है तो यह उदाहरण है। यहीं पे देखिएगा, यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि यदि बालक को कोई भी समस्या करने में जो है परेशानी, किसी भी समस्या का हल करने में परेशानी जा रही है तो यदि शिक्षक उसको थोड़ी सी सहायता दे रहा है तो यह किसका उदाहरण है। तो यही तो मैंने बताया था, ZPD, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोलते हैं, पाण बोलते हैं या ढांचा बोलते हैं। ठीक है ना, अस्थायी सहायता। ठीक है, चलिएगा और यहाँ पे सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है, एक अच्छे शिक्षक को बच्चों की गलतियों पर क्या करना चाहिए, तुरंत दंड नहीं देना है, गलतियों के कारण को समझाकर सुधार का अवसर देना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, कभी भी बालक गलतियां कर रहा है उसको डांटना नहीं है, उसको किसी भी प्रकार की कुछ नहीं करना है उसके साथ, केवल उसको हम समझा सकते हैं और बढ़िया तरीके से उसको दोबारा उन गलतियों को ना करे ऐसा बता के और समझा के चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आपको ध्यान रखना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, पेडागोजी जैसे है। देखिएगा, CTET में बाल विकास के संदर्भ में सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण क्या है, तो सभी बच्चों को समान मानकर एक ही विधि अपनाना, गलत हो जाएगा। बच्चे की व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं को समझना, ये यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल क्वेश्चन था लेकिन आपके हिसाब से यदि आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपके हिसाब से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है ना, तो सभी बच्चे की व्यक्तिगत और सामाजिक आवश्यकताओं की जो है समझना एक शिक्षक का दायित्व होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए और यहाँ से 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने की पूरी गारंटी है। इसलिए जो है आप लोग यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं इसी प्रकार से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।